हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हाल ही में कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं आयोजित होने वाली है और उस परीक्षा को लेकर मैं यह वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। अच्छे नंबरों से अगर आपको पास होनी है तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाएँ हैं और इसी तरह की उत्तर पुस्तिकाएँ आपको भी उपलब्ध कराई जाएगी। चूँकि इन उत्तर पुस्तिकाओं में किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है, यह इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस उत्तर पुस्तिका में कक्षा दिया हुआ है, विषय दिया हुआ है, दिनांक लिखना है, जिस डेट को आपका पेपर होगा उस डेट को आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर विषय का नाम होगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखें और सुस्पष्ट अक्षरों में लिखेंगे। साथ ही अपने पिताश्री का नाम भी लिखना है और समग्र आईडी के रूप में यहाँ पर 9 अंकों की जो समग्र आईडी होती है वो लिखना है। साथ ही आपको जो रोल नंबर प्रदान किया गया है वह प्रवेश पत्र से आप देख लें और यहाँ पर सावधानीपूर्वक प्रत्येक बॉक्स में केवल एक ही अंक लिखना है और उसको अंकों में लिखना है। इस तरह आप इसको यहाँ पर जानकारी भरेंगे। दूसरी चीज़, CWSN की श्रेणी अगर मतलब कोई दिव्यांग बालक है तो वो उसके लिए होता है। यहाँ पर अगर आपको लागू होता है तो आप हाँ करेंगे और लागू नहीं होता है तो नहीं करेंगे। इसके बाद बात करें हम तो यहाँ पर पर्यवेक्षक का नाम, तो जो पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे, जो आपके परीक्षा कक्ष में जो शिक्षक उपस्थित रहेंगे, ये उनके लिए होता है। यहाँ पर भी अपना नाम लिखते हैं और यहाँ पर भी हस्ताक्षर करते हैं। आपको यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं, आपके लिए अलग से एक अटेंडेंस शीट दी जाएगी, उसमें आपको हस्ताक्षर करने होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो बॉक्स दिए गए हैं इसमें 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 तक के प्रश्न अंकित हैं। उन पर उस बच्चे के द्वारा कितने अंक लिए गए हैं वो जो इस उत्तर पुस्तिका को चेक करेंगे वो लिखेंगे। अतः यहाँ पर आपको कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना है। अब बात करते हैं प्रश्नों की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के ये दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको सावधानी से भरने हैं। और ये जो बॉक्स हैं ये आपके दिए, और ये जो बॉक्स हैं इन बॉक्सों का उपयोग जांचकर्ता शिक्षक के द्वारा किया जाता है और इस प्रश्न पर आपको जितने अंक प्राप्त हुए हैं वो यहाँ भरे जाते हैं। अतः इन बॉक्स में आपको आंसर नहीं भरना है। ये जो उत्तर के लिए जगह दी गई है यहाँ पर ही आपको उत्तर लिखने हैं, तो कृपया इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। साथ ही यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रश्न क्रमांक 6 से 10, तो जो रिक्त स्थान के प्रश्न आएंगे उनके आंसर आपको यहाँ पर लिखने हैं। साथ ही अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 11 से लेकर 16 प्रश्न तक ये इस तरह से जगह दी होती है और ऐसे ही पूरे 26 प्रश्नों के लिए आपको पहले से ही प्रश्न क्रमांक का उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होता है। अतः अलग से आपको प्रश्न क्रमांक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए बात करते हैं, पिछले सत्र में जो कक्षा 5वीं में गणित विषय का पेपर पूछा गया था वह किस तरह से आया था, और इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यह देख पा रहे हैं, यह 2023-24 में जो वार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न पत्र था विषय गणित का, यह आपके सामने है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ पर कुछ अंकों में संख्या दी हुई है, तो इसके सही उत्तर पर टिक लगाकर हमको उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इस संख्याओं को पढ़ने का एक तरीका होता है। सबसे पहले इकाई की ओर से पढ़ते हैं और पूरी संख्या को हम पढ़ पाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10,000 है मतलब 24,057। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है 24,057। इस तरह हम पहले ऑप्शन को टिक करेंगे। दूसरी बात आती है प्रश्न क्रमांक 2 की। तो अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओ और आई जो हैं इनको अगर हम आधा भी घुमाते हैं तो ये अपनी पूर्व अवस्था में ही होते हैं, मतलब इनके आकार में परिवर्तन नहीं होता। जबकि ए को अगर हम आधा घुमा दें तो ये ऐसे हो जाएगा और बी को अगर ऐसे आधा घुमा दें तो इस तरह से हो जाएगा।
अतः ये जितने भी ऑप्शन हैं ये हमारे नहीं होंगे और ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। इसी प्रकार हम बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की, तो ये पैटर्न दिया हुआ है 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या क्या होगी। देख पा रहे हैं कि दोनों में किन्हीं भी दो संख्याओं में 2 2 का अंतर है, तो अतः अगली संख्या 15 होगी, अतः हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो आयत का परिमाप होगा, तो हम जानते हैं कि आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 है कि एक बगीचे के बाहर कुछ वाहन खड़े हैं, बार चार्ट देखकर बताइए कि कौन से वाहन की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जिसकी संख्या कम है तो वो देख लेना है कि अगर हम साइकिल की बात करें तो वो 50 से भी अधिक है, कार की बात करें तो 30 के लगभग है, चूँकि ये 30 के बराबर आ जाएगा, और मोटरसाइकिल की बात करें तो ये 50 के बराबर हैं, और स्कूटर की बात करें तो ये 40 के बराबर है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो कार की संख्या है वो सबसे कम है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 5 बना लिए। तो अब करना क्या है कि आपने 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न बना लिए हैं और उनके उत्तर भी चुन लिए हैं। अब आप यह जो उत्तर पुस्तिका है इसमें आप 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखना है और बाकायदा सावधानी से लिखना है। होता क्या है कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 तो लिख लेते हैं लेकिन 2 का उत्तर 3 में लिख लेते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न क्रमांक 1 और 2 ठीक उसके आगे है। अतः आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप सही स्थान पर ही लिखने की कोशिश करें। बात करें प्रश्न क्रमांक 6 की, तो यहाँ पर दिया हुआ है 20 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो चूंकि खालिस्तान दिया हुआ है तो जैसा कि हम जानते हैं 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 20 मिलीमीटर में हमारे 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 7 की, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा गुणित भुजा, तो जैसा कि भुजा का मान दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो हमारा हो जाएगा 4 गुणित 4 यानी 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 16 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 7 को हल किया। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया हुआ है कि किसी आकृति को सममित अक्ष द्वारा 2 खालिस्तान भागों में बांटा जा सकता है। तो अगर कोई आकृति और उसको सममित अक्ष के द्वारा बांटने की बात हुई तो 2 बराबर या समान भागों में, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा बराबर या समान। आप दोनों में से कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं। तो सममित अक्ष के द्वारा किसी भी आकृति को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है, क्योंकि अगर हम किसी संख्या और शून्य का गुना कर दें तो उसका आंसर शून्य ही होता है, इसलिए यहाँ पर आप शून्य लिख दें। बात करें प्रश्न क्रमांक 10 की, तो 1 किलोग्राम 500 ग्राम नमक में 100 ग्राम नमक के कितने पैकेट होंगे। तो अगर हम चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों की इकाइयाँ अलग अलग है, यहाँ पर 1 किलोग्राम और 500 ग्राम, तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम तो पहले से ही दिया हुआ और साथ में 500 ग्राम भी है, तो हमारे पास कुल टोटल हो जाएगा 1500 ग्राम। 1500 ग्राम को अगर हमको 100 ग्राम के नमक के पैकेट्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, 1500 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि ये कट जाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास पैकेट की संख्या जो आ जाएगी 15। तो इस तरह हमने 6 से लेकर 10 तक के सवालों को हल किया और इन उत्तरों को आपको सावधानी से प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के उत्तरों में लिखना है। बात करें प्रश्न क्रमांक 11 की, घड़ी में 4 बजे घंटे और मिनट की सुइयों में कौन सा कोण बनता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हम इसी घड़ी में देख लें कि 4 बजे, तो 4 बजे जो घड़ी का घंटा काटा होगा वो 4 की ओर होगा और जो मिनट काटा होगा वो 12 की ओर होगा। तो आपको पता होगा कि 12 से 1 के बीच में 30 अंश का कोण बनता है, क्योंकि पूरे घड़ी में 360 अंश का कोण बनता है और उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 1 के बीच में 30 अंश का कोण, 1 से लेकर 2 के बीच में 30 अंश का कोण, इस तरह एक एक घंटे में 30 अंश के कोण की बात हम करते हैं। तो जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि 12 से 3 के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है
और ये 30। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वह 4 बजे घंटे और मिनट की सुइयों में जो कोण बनेगा वो 120 अंश का कोण बनेगा। तो चलिए इसके लिए हल करके देखते हैं। तो चूंकि 4 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो जैसा कि आप यहाँ पर एक घड़ी का चित्र बना सकते हैं। ये 12 वाला हो गया और यहाँ पर 3 बचता है, यहाँ 4। तो आप देख पा रहे हैं कि हम तो लिख सकते हैं कि 1 घंटे में बना कोण 30 अंश का होता है। चूंकि पूरे इस घड़ी में 360 अंश का कोण बनेगा, जिसको हम 12 घंटों से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे के बीच में जो बना कोण होगा वो 30 अंश का होगा। और हमको पता है कि 3 और 12 की बात करें तो 90 अंश का कोण बनता है और ये 30 अंश। तो इस तरह ये 90 अंश के कोण हो जाएंगे और ये 30 अंश का। तो हम 4 बजे घंटे और मिनट के बीच जो कोण होगा वो 120 अंश का होगा। प्रश्न क्रमांक 12 की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि घड़ी के कांटों के बीच बनने वाले कोण का नाम लिखिए। घड़ी के कांटे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो घंटा काटा वो 6 पर है और जो मिनट काटा वो 3 पर है। तो हम देख पा रहे हैं कि 6 और 3 के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसका आंसर 90 अंश होगा। तो आप लिख सकते हैं कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। लंबाई दिया हुआ है 8, चौड़ाई दिया है 4, तो परिमाप ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम जानते हैं आयत का परिमाप, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। तो इसके मान रख लेंगे हम 2 और यहाँ हो जाएगा 8 धन 4 और ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। तो प्रश्न दिया हुआ है कोई 2 आकृतियों के नाम लिखे जो सममित हो। तो सममित आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती है जिनको किसी अक्ष के द्वारा 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें हम त्रिभुज और वर्ग का उदाहरण दे सकते हैं। और इस तरह देखो चित्र बनाना है आपको और इस तरह आप नाम लिखकर चित्र बना देंगे तो आपका यह प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15 की बात। तो दिया है कि यदि एक आयताकार बॉक्स में 24 किताबें रखी जाती है तो 576 किताबों को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। तो बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 को हल करने की। तो दिया हुआ है कि एक बॉक्स में 24 किताबें रख सकते हैं। तो लिखेंगे एक बॉक्स में किताबें कितनी आ रही है 24, जबकि हमारे पास किताबें कितनी हैं 576। कुल किताबें 576। तो हमको चाहिए बॉक्सों की संख्या। तो इसीलिए बॉक्स की संख्या बराबर हो जाएगा 576 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा।
तो इस तरह हमारा आंसर आता है 24 और बॉक्स की हमको संख्या जो प्राप्त होगी वह 24 होगी। प्रश्न क्रमांक 16 की बात करें तो 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? चलिए बनाते हैं। दिया है कि 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। हम जानते हैं कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम, इसीलिए 7 किलोग्राम में 7000 ग्राम। और इस तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 16 पूर्ण होता है। तो अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की। तो दिए गए पैटर्न की अगली संख्या लिखिए। यहाँ पर अगली 3 संख्याएं लिखना है। चूंकि आप देख पा रहे हैं कि 11, 21, 31, 41, 51, 61, चूंकि सभी में 10-10 का अंतर है तो अगली संख्या 71, 81 और 91। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की। तो यहाँ पर एक नक्शा बना हुआ है और इस नक्शे को देखकर हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला है कि विजय चौक और जनपद के बीच में कौन सा मार्ग है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये है विजय चौक और जनपद। तो विजय चौक और जनपद के बीच में कौन सा मार्ग है? तो रफी मार्ग। तो हमारा इस प्रश्न का पहले प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो रफी मार्ग होगा। तो आप यहाँ पर रफी मार्ग, इस तरह आप अपनी उत्तर पुस्तिका में रफी मार्ग नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें, नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक पड़ता है? तो चूंकि बात करते हैं नेशनल स्टेडियम और राष्ट्रपति भवन, तो यहाँ पर कौन सा चौक पड़ता है? तो ये देखिए विजय चौक। इसके बीच में कोई भी चौक नहीं पड़ता है, ये पहला चौक है विजय चौक जो नेशनल स्टेडियम और राष्ट्रपति भवन के बीच में पड़ता है। तो इस तरह आप प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 को देखें तो 1/5 को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो दशमलव भिन्न के लिए बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 5 का भाग 1 में दे देते हैं। इस तरह हमारा आंसर ये हो जाएगा और आप बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में यह नोट कर सकते हैं। 0.2 हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 20 की अगर बात करें, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है तो बगीचे की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की। तो उसको आप हल करके ही देखेंगे कि दिया हुआ है कि जो बगीचा है वो वर्गाकार है। तो आप लिख सकते हैं वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई। चूंकि ये वर्गाकार बगीचा है, ये इस तरह से वर्गाकार बगीचा है, और आप चित्र जरूर बनाएं इन सवालों में क्योंकि चित्र पर कम से कम 1 नंबर मिलता है। यह वर्गाकार बगीचा है और इसके बाड़ की लंबाई मतलब इसके आसपास बाड़ लगाई गई है, उसकी जो लंबाई है वह 32 मीटर है, वह 32 मीटर है। तो बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है। चूँकि बाड़ की लंबाई इसका मतलब है कि वह बगीचे का परिमाप है, इसीलिए जो परिमाप होगा वो होगा 32 मीटर। अब हम जानते हैं कि जो वर्गाकार आकृति होती है उसका जो परिमाप होता है वह होता है 4 गुणित भुजा। तो ये हो जाएगा 32 मीटर, इसलिए भुजा का मान हो जाएगा 32 में 4 का भाग चला जाएगा और ये मीटर, तो इस तरह 8 मीटर। तो वर्गाकार बगीचा जो होगा उसकी एक भुजा की जो लंबाई होगी वो 8 मीटर होगी। इस तरह आपको सवाल बनाने हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 21। चार्ट में देखकर बताइए कि बच्चों का कितना भाग फुटबॉल खेलना और कितना हॉकी खेलना पसंद करते हैं। तो अगर मैं 4 भागों में बांट दूँ तो आप देख पा रहे हैं कि एक हिस्सा फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का है, जबकि 1, 2 और ये 3 हिस्से जो हैं वो हॉकी खेलने वालों के लिए। तो अगर हम इनको भिन्नों में बांटना चाहें तो फुटबॉल खेलने के लिए 1/4 और हॉकी की बात करें तो यह
4 में से 3 हिस्से हॉकी खेलना। तो इस तरह हम इनको भिन्नों के रूप में बांट सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 में दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 5040 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 20 डिब्बों में बराबर बराबर रखा, तो बताइए कि प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे आएंगे। तो इसे भी हल करने हैं, चूँकि आप लिख सकते हैं कि संतरों की संख्या और यह डिब्बों की संख्या 20। तो अब हमको बात करनी है कि एक डिब्बे में कितने संतरे आएंगे। तो चूंकि डिब्बों की संख्या 20 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, संतरों की संख्या जो कुल संतरों की संख्या दी गई है 5040, इसको 20 से हम डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा 504 का आधा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 252 संतरे। इस तरह हमारा आंसर आया कि प्रत्येक डिब्बे में 252 संतरे रखे जा सकते हैं और इस तरह आप कॉपी में बना सकते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के 4 प्रश्न दिए हुए होते हैं और यह 5 नंबर के होते हैं, अतः इनको आपको हल करना है। तो चलिए बात करते हैं। दुकान में एक टेबल का मूल्य 250 रुपये है। विजय ने 8 टेबलें खरीदी तथा 500 रुपये की एक कुर्सी भी खरीदी, तो विजय दुकानदार को कितने रुपए देगा। तो सबसे पहले इसको हल करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। यह प्रश्न क्रमांक 23 के लिए दिया हुआ है उत्तर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टेबल का मूल्य 250 रुपये। कितनी टेबल खरीदी गई, 8 टेबलें। इसीलिए कुल मूल्य कितना हो जाएगा। तो हम चूंकि एक टेबल का मूल्य है 250 और टोटल हमने टेबलें खरीदी 8, इसीलिए हम क्या करेंगे कि 250 में 8 का गुना कर देंगे तो हमारा कुल मूल्य निकल जाएगा। इस प्रकार हमारी टेबलों का कुल मूल्य हो जाएगा 2000 रुपये। 25 8 200 और 1 0 0, तो इतने रुपए का हमारा टेबल हुआ। साथ ही हमने क्या खरीदा, कुर्सी। तो कुर्सी का मूल्य है 500 रुपये। तो विजय जो है दुकानदार को कितने रुपए देगा, चूंकि ये टेबल का 2000 रुपये और कुर्सी का भी 500 रुपये अदा करेगा, इसीलिए लिखेंगे विजय द्वारा दिया गया मूल्य कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 500 और ये हो जाएंगे 2500 रुपये। इस तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 23 कंप्लीट होता है और इस तरह अगर आप प्रश्नों को बनाते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलने तय हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की। कमला के पास 28 आइसक्रीम थी। उसने आइसक्रीम का 1/4 भाग मोहन को और 1/2 भाग सीता को दिया। मतलब 2 बच्चे हैं, एक मोहन और एक सीता, जिसमें से मोहन को 1/4 भाग किसका, 28 का, और 1/2 भाग सीता को किसका, 28 का। तो चलिए बात करते हैं कमला के पास आइसक्रीम का कौन सा भाग शेष बचा। तो चलिए इसे भी हल करके देख लेते हैं। कुल आइसक्रीम हमारे पास थी 28। तो यहां पर बात करेंगे हम, 2 बच्चे थे मोहन का भाग था 1/4।
इसीलिए मोहन को मिली आइसक्रीम। मोहन को मिली आइसक्रीम, ये हो जाएगी, किसकी मिली थी हमको, 28 का 1/4, तो ये हो जाएगा 7 आइसक्रीम मोहन को मिली, जबकि सीता का भाग बराबर 1/2, इसीलिए सीता को मिली आइसक्रीम बराबर किसका आधा, 28 का आधा, 28 का 1/2, तो यह 14 आइसक्रीम। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि 28 आइसक्रीम में से मोहन को हमने 7 दे दिया, सीता को 14 दे दिया, तो कमला के पास जो बची आइसक्रीम होगी, इसीलिए कमला के पास बची आइसक्रीम, कुल आइसक्रीम थी 28, इसमें से हम घटाएंगे 14 और 7 को, तो 28 में से 21 घट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 7 आइसक्रीम। इस प्रकार कमला के पास 7 आइसक्रीम बची। इस प्रकार आप सवालों को हल करते हुए चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 की बात करें तो दिया हुआ है 15, 30 और 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। तो चलिए इसे भी बनाकर देखते हैं। चूंकि साझा गुणनखंड की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, मतलब ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम सभी संख्याओं के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो जो 15 के गुणनखंड होंगे, एक, 3, 5 और 15। इसी प्रकार 30 के गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 10, 15 और 45 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5, 9 और 15। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़े साझा गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पर 15 एक ऐसी ही संख्या है जो सबसे बड़ी है और वो तीनों में उपस्थित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा साझा गुणनखंड बराबर 15। इस तरह अगर आप सवालों को हल करते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की। एक व्यक्ति ने बैंक से मोटरसाइकिल खरीदने 65,000 का कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। तो चलिए इसे भी लिखेंगे। लिया गया कर्ज 65,000 रुपये, जबकि उसने कुल कितने रुपए वापस किए, वापस किए 78,684 रुपये और यह 12 महीनों की समान किस्तों में वापस किया। तो इसीलिए प्रत्येक महीने वापस किए रुपए। तो हम क्या करेंगे, देखो कर्ज हमने कितना लिया था वो मायने नहीं रखता, हमने जो वापस किया था 78,684 रुपये वो मायने करता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 78,684 में 12 महीने, चूंकि 1 वर्ष में उसने वापस किए थे और 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने और हमको प्रत्येक महीने यानी हर महीने का पैसा बताना है कि कितना रुपया उसने वापस किया। इसीलिए हम क्या करेंगे, 78,684 को 12 से भाग दे देंगे। तो 12 से भाग देने पर प्रत्येक महीने का या 1 महीने का जो रुपया वापस किया गया था उसका मान निकल जाएगा। इस तरह एक व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक महीने
₹6,557 वापस किए। और यह हमारे सवाल का आंसर था। इस तरह आप प्रत्येक सवालों को हल करके बनाएंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क दिए जाएंगे। और एक बात बता दूं कि गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे में पूरे मार्क ले सकते हैं, अतः सावधानी से बनाने की आवश्यकता होती है। मेरी इस वीडियो में इसी तरह के अन्य पेपरों के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।